हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। लेकिन अगर देश की बात करें तो कोरोना की इस दूसरी लहर में पिछले 24 घंटे में एक बार फिर 4 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। कोरोना की दूसरी लहर में जो लोग कोरोना की चपेट में आ रहे हैं वो क्या करें, जो लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं वो क्या एहतियात बरतें। हमारे साथ बात करने के लिए देश के सबसे बड़े हॉस्पिटल दिल्ली के एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया इस वक्त जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं मेरी आवाज आपको साफ मिल रही है। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हर आदमी के मन में एक सवाल है कि कहीं कोई ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि ये कहर बरपाने वाली कोरोना की दूसरी लहर थम रही है? अभी कहना मुश्किल है, लेकिन कुछ हद तक अगर हम देखें तो कई जगह से ये खबर आ रही है कि शायद केसेस कुछ आस्ता आस्ता स्टेबलाइज हो रहे हैं। जैसे हम देख रहे थे कि पहले जो गति थी केसेस की वो बहुत ज्यादा थी, केसेस एकदम बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे। अब कुछ हद तक ऐसे लग रहा है कि कई क्षेत्रों में, अगर हम वेस्टर्न इंडिया की बात करें, कुछ हद तक दिल्ली में भी, तो केसेस जो हैं वो स्टेबलाइज हो रहे हैं। और उम्मीद यही है कि अगले हफ्ते तक 15 तारीख तक शायद हम कुछ एरियाज में केसेस जो हैं वो कम होना शुरू हो जाएं। हम एक शब्द इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर साहब कि अब ये इस फेज का पीक आ गया है, यानी अब यहां से मामले घटने चाहिए। तो क्या भारत में इस दूसरी लहर का पीक देखा जा रहा है? मेरा ये मानना है कि भारत में, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है, पीक अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समय में आएगा। महाराष्ट्र में पीक जो है वो प्रॉब्ली आ रहा है या आ चुका है और आस्ता आस्ता केसेस कम होंगे। इस महीने के 15 तारीख के बाद शायद दिल्ली और सेंट्रल इंडिया में हम केसेस को कुछ हद तक कम देखेंगे, और शायद उसके बाद बंगाल और नॉर्थ ईस्ट में भी केसेस फिर कम होना शुरू होंगे। तो अलग अलग एरियाज जो है अलग अलग टाइम पे पीक करेंगे, क्योंकि ये पैंडेमिक थोड़ा सा शिफ्ट कर रहा है। पहले महाराष्ट्र में और वेस्टर्न इंडिया में बहुत ज्यादा केसेस आए, एकदम वहां पे काफी बुरे हाल थे। अब वही हाल हम देख रहे हैं सेंट्रल इंडिया में हो रहे हैं। यूपी की बात करें, मध्य प्रदेश की, दिल्ली की, पंजाब की। लेकिन अब अगर हम डेटा देखें तो आस्ता आस्ता बंगाल में केसेस अब बढ़ने शुरू हुए हैं, असम में केसेस बढ़ रहे हैं। तो जो पीक है अलग टाइम पे अलग जगह पे जरूर आएगा और फिर आस्ता आस्ता केसेस कम भी होंगे। डॉक्टर साहब, पिछली बार जो पिछले साल कोरोना आया और इस बार, एक तो आंकड़ों का अंतर तो बहुत साफ है, उसके अलावा लोगों में इस बार खौफ बहुत ज्यादा है। पिछली बार ज्यादातर मामलों में हमने देखा था कि लोग अपने घरों में ठीक हो गए, एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स बहुत ज्यादा थे। इस बार हर व्यक्ति के मन में एक डर है कि अगर मुझे कोरोना संक्रमण हो गया तो न जाने क्या हो, मुझे ऑक्सीजन की जरूरत तो नहीं पड़ जाएगी, मुझे हॉस्पिटल जाने की नौबत तो नहीं आएगी, बहुत सारी मौतें हो रही हैं, 4000 से ज्यादा मौतें रोज हो रही हैं। तो क्या ये ज्यादा खतरनाक है इस बार? दो चीजें हुई हैं। एक तो चीज ये हुई है कि हम इस दफा जो वायरस है वो थोड़ा म्यूटेट कर गया है, जो वेरिएंट है वो ज्यादा जल्दी फैल रहा है। तो इसलिए हम ये देखते हैं कि पहले ऐसे होता था कि एक परिवार में 2 या 3 लोग कोविड से, उनको कोविड होता था और लोग ठीक रहते थे, तो काफी हद तक सपोर्ट मिल जाता था। अब हम ये देखते हैं कि पूरा का पूरा परिवार पॉजिटिव आ रहा है और उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको काफी सीरियस इलनेस हो रही है। दूसरी चीज ये हम देख रहे हैं कि जो रेट ऑफ राइज ऑफ केसेस हैं वो बहुत शार्प हैं। पिछले दफा जब पीक हुआ तो केसेस आस्ता आस्ता बढ़े थे, तो हेल्थ केयर सिस्टम को और सब लोगों को समय मिला कि हम आस्ता आस्ता टर्नओवर अपना कर सकते थे, एडमिशन कर सकते थे, लोगों की केयर जो है वो बेटर हो सकती थी। इस दफा केसेस जो हैं वो कुछ ही दिनों में डबल होने लगे, ट्रिपल होने लगे और 15-20 हजार से हम एकदम 3-4 लाख तक पहुंच गए। इसमें हेल्थ केयर सिस्टम में इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा स्ट्रेन पड़ा, ऑक्सीजन के लिए एकदम शॉर्टेज होने लगी और बेड, आईसीयू बेड, ऑक्सीजन बेड की कमी हुई। उसके कारण पैनिक सी सिचुएशन होगी, लोग एकदम घबरा गए। इसलिए कई लोगों ने ये सोचा कि अगर मुझे कोरोना है, माइल्ड ही है, हो सकता है कि मुझे सिर्फ घर पे ही रहना पड़ेगा, पर पता नहीं अगर बाद में तकलीफ बढ़ गई या खराब होगी तो बेड नहीं मिलेगा तो मैं अभी दाखिल हो जाता हूं। इसके कारण कई अननेसेसरी एडमिशंस भी हुई और इसलिए हम क्लियरली कहते हैं कि आप गाइडलाइंस फॉलो करो, जिसमें यही कहा जाता है कि अगर आपको माइल्ड इलनेस है तो आप घर पे रहिए, अपने डॉक्टर के संपर्क में रहिए, घर पे दवाई लीजिए और 80 to 85% लोग ऐसे ही ठीक हो रहे हैं। लेकिन पैनिक के कारण हॉस्पिटल्स में कई लोग एडमिट हो रहे हैं जिनको माइल्ड इलनेस है, वो उनको हॉस्पिटल में आने की जरूरत नहीं है। उसके कारण जो ज्यादा सिक लोग हैं उनको बेड नहीं मिल रहा है, तो एक पैनिक की सिचुएशन भी क्रिएट हुई है। आज तो एक बड़ी कॉमन चीज हो गई है कि हर घर के अंदर अमूमन अब आपको एक ऑक्सीमीटर मिल जाएगा, हर व्यक्ति अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करता रहता है। आप ये एडवाइस करेंगे या ये भी पैनिक है? ये भी एक टाइप का पैनिक है, क्योंकि अगर आपको कोविड नहीं है
या अगर आपको कोविड भी है तो दिन में 3-4 दफा ही ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करनी चाहिए। और ऑक्सीजन सैचुरेशन प्रोब पे और कई चीजों पे वेरी करती है कि थोड़ी डिप कर सकती हैं। आपकी सैचुरेशन 96 है, अगर आप चल के आए या बाथरूम से आए तो थोड़ा सा वो कम हो सकती है, 94, 93 पे भी आ सकती है। तो उसको तब घबराने की जरूरत नहीं है। पर कई लोग इसी को देख के पैनिक में हो जाते हैं कि कल मेरी 97 थी, आज 96 होगी, तो शायद रोज एक परसेंटेज गिरेगी और 5-6 दिन में मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, तो वो पैनिक की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो मैं ये सब लोगों को कहना चाहूंगा कि अपनी सैचुरेशन देख के पैनिक ना करें, डॉक्टर से संपर्क करें, योगा करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें और एक पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखें। जी डॉक्टर साहब, जैसा आपने बताया कि इस बार ये वायरस जो था वो म्यूटेट कर गया, तो जो लोग अभी वैक्सीन लगवा रहे हैं उनके मन में सवाल हो सकता है कि क्या इस नए स्ट्रेन पर भी वो वैक्सीन उतनी इफेक्टिव है? क्या हमारे पास ऐसा डेटा है? आईसीएमआर ने डेटा पब्लिश किया है और आईसीएमआर ने स्टेटमेंट भी दिया है कि उन्होंने जो वैक्सीन भारत में लग रही है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड का डेटा बाहर से लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत जरूरी है, क्योंकि वैक्सीन बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था। आपकी आवाज बीच में थोड़ी देर के लिए चली गई थी, माफी चाहूंगा। मैं चाहूंगा एक बार प्लीज आंसर रिपीट कर दीजिए आप। मैं ये कहूंगा कि जो आईसीएमआर का डेटा है उससे ये क्लियरली उन्होंने दिखाया है कि जो वेरिएंट्स अभी भारत में सर्कुलेट कर रहे हैं, वैक्सीन उनके अगेंस्ट भी इफेक्टिव है और वैक्सीन उनके अगेंस्ट भी काम कर रही है। लेकिन ये भी मैं कहना चाहूंगा कि साथ साथ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत जरूरी है और हमें रिसर्च साथ साथ करते रहनी चाहिए, क्योंकि आज के जो वेरिएंट्स हैं वो कल नहीं रहेंगे, कल नए वेरिएंट्स आएंगे और ये हो सकता है कि कल या परसों वाले वेरिएंट्स जो हैं या 6 हफ्ते बाद वाले वेरिएंट्स जो हैं वो वैक्सीन की एफिकेसी को और कुछ हद तक कम कर दें। इसलिए हमें साथ साथ रिसर्च करनी चाहिए। वैक्सीन को भी अगर चेंज करने की जरूरत है तो साथ साथ वो भी कदम करने चाहिए और वो मैन्युफैक्चरर्स भी वाली इंस्टीट्यूट्स भी लगी हुई हैं कि हम वायरस से आगे रहें। ऐसा ना हो बाद में 6 महीने बाद इफेक्टिव ना हो। इसलिए जैसे जैसे वायरस चेंज होता है, अगर जरूरत है तो वैक्सीन भी हमें आस्ता आस्ता चेंज करके बूस्टर डोज की जरूरत पड़ सकती है। यानी अभी वैक्सीन लगाने में लोग बिल्कुल बेहिचक रहें, जाकर वैक्सीन लगवाएं। भविष्य में अगर कभी दोबारा वैक्सीन लगाने की नौबत आती है तो वो उस वक्त की बात होगी और उस वक्त एडवाइस किया जाएगा। ठीक है सर। एक विषय सर बहुत लोगों के मन में है बच्चों को लेकर के। आपसे भी पहले बात हुई है और कई एक्सपर्ट्स ने कहा कि इस बार बच्चों में भी संक्रमण देखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट तक में यह बात हुई कि आगे अगर कोई ऐसा वेरिएंट आ जाता है या आगे कोई लहर आती है जिसमें बच्चों पर ज्यादा खतरा होगा तो हम क्या करेंगे? बच्चों को प्रोटेक्ट करने का क्या तरीका है हमारे पास? आपकी बात सही है कि ये एक बहुत बड़ा लोगों में डर है कि अब बच्चे जो एक ससेप्टेबल ग्रुप है, बच्चों में अभी इतनी प्रोटेक्शन नहीं है, इम्यूनिटी नहीं है, तो उनको बाद में जाके ज्यादा इन्फेक्शन हो सकता है। और हम देख रहे हैं अभी भी कि यंगर एज ग्रुप में बच्चों में काफी उनमें केसेस हो रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये जो वायरस है ये बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस है, पूरे परिवार में फैल जाता है और चाहे बुजुर्ग हो चाहे बच्चे हो, न्यूबॉर्न्स हो, उनमें भी इन्फेक्शन आ जाता है। इसलिए मेरा ये मानना है कि हमें जो ट्रायल्स हम कर रहे हैं कि बच्चों में वैक्सीन वाले, उनको हम और ज्यादा जल्दी करें, जिससे जल्दी से जल्दी अप्रूवल्स मिल जाएं भारत की वैक्सीन को भी और बाहर वालों को वैक्सीन को भी, कि ये बच्चों में भी हम लगा सकते हैं। और वैक्सीन रोल आउट जो हमने 18 साल से ऊपर के लिए किया है वो बच्चों के लिए भी शुरू कर दें। तो मैं सर ये समझूं कि इस पर काम हो रहा है देश के अंदर और जल्द वो फैसला हो सकता है कि बच्चों को भी वैक्सीन दी जा सके? बिल्कुल, इसमें ट्रायल्स ऑलरेडी हो रही हैं कि देखने के लिए कि ये वैक्सीन जो है ये बच्चों में दी जा सकती हैं, वो सेफ हैं और किस डोज में देनी चाहिए। सर इसी सवाल के अंदर दूसरा सवाल था कि आगे क्या कोई लहर आएगी? दरअसल जो साइंटिफिक एडवाइजर हैं प्रधानमंत्री के, उन्होंने ये बयान दिया कि तीसरी लहर आना निश्चित है। बाद में उन्होंने कहा कि अगर हम एहतियात बरतेंगे तो शायद हम उसे रोक भी पाएं। लोगों में एक किस्म का कंफ्यूजन है क्या, क्योंकि अभी हम एक्चुअली पीक पर खड़े हैं, क्या इसके बाद इससे भी भयानक कोई लहर आ सकती है? अगर हम पुराना डेटा देखें और मॉडलिंग का डेटा देखें और 1918-1919 की पैंडेमिक का भी डेटा देखें तो ज्यादातर वहां पे 3 पीक्स आई थी, पर सबसे बड़ी जो पीक थी और सबसे खतरनाक पीक थी वो दूसरी ही पीक थी, दूसरी जो लहर आई थी। उसके बाद क्योंकि ग्रेजुअली लोगों में इम्यूनिटी आ गई और इस दफा तो मैं ये कहूंगा इम्यूनिटी के अलावा हमारे पास वैक्सीन भी है जो उस टाइम नहीं थी, तो इसलिए
लोगों की जब इम्यूनिटी काफी ज्यादा हो जाती है तो जो अगली वेव आती है वो यूजली मामूली होती है, इतनी सिवियर नहीं होती। तो मेरा ये मानना है कि अगर तीसरी वेव आएगी, और उम्मीद ये है कि शायद एक और स्पाइक आएगा, लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं होगा जितना अभी हम देख रहे हैं। तो सबसे ज्यादा खतरनाक वेव जो है, जो हम अभी जिससे गुजर रहे हैं, मतलब हम सबसे ज्यादा खतरनाक वक्त से इसी वक्त गुजर रहे हैं, आगे बेहतर ही होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। सर, एक सवाल लोगों के अंदर यह है वैक्सीन को लेकर के, क्योंकि बहुत सारे लोग या तो पॉजिटिव हो गए, उसके बाद उनको लगता है कि अब मैं लगवाऊं वैक्सीन, लूं या न लूं। किसी ने एक डोज ली है, उसको कोरोना हो गया, फिर वो सोचता है कि मैं दूसरा डोज लूं या न लूं। इसके बारे में क्या बताता है हमारा एडवाइस क्या है? मैं ये कहूंगा कि अगर आपको कोविड हुआ है, कोरोना इन्फेक्शन हो चुका है, तो आपको वैक्सीन तब भी लेनी चाहिए। और अगर बीच में आपकी वैक्सीन छूट गई है, मान लो एक डोज लिया और फिर आपको कोविड हो गया, तो तब भी आपको अपना पूरा शेड्यूल करना चाहिए। कोविड होने के बाद जब आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, कम से कम 2 हफ्ते का वेट करना चाहिए, उसके बाद वैक्सीन लगानी चाहिए। आमतौर कई डॉक्टर ये कहते हैं कि 4 से 6 हफ्ते भी वेट कर सकते हैं, पर कम से कम 2 हफ्ते का अंतर होना चाहिए रिकवरी के बाद, और आप अपना वैक्सीन जरूर लगाएं। वो वैक्सीन एक बूस्टर डोज होगा, तो जो आपको इन्फेक्शन से कुछ हद तक इम्यूनिटी मिला है, उसको और ज्यादा वो जो है वैक्सीन जो है उसको और ज्यादा बढ़ाएगा। इसलिए वैक्सीन लगाना बहुत जरूरी है, इवन अगर आपको कोविड इन्फेक्शन हुआ है। जी सर, कुछ मामले अभी रिपोर्ट हो रहे हैं खासतौर पर गुजरात और महाराष्ट्र से, जहां पर जो लोग ठीक हो गए, रिकवर हो गए कोविड से, उनकी आंखें चली गई। वो एक किस्म का कोई फंगस बताया जा रहा है जो कि जिससे उनको इन्फेक्शन हुआ। क्या ये रिकॉर्डेड है और क्या इसका खतरा सबको है? ये हम कुछ पेशेंट्स में देख रहे हैं, बहुत कॉमन नहीं है, जिसको हम कहते हैं राइनोसेरेब्रल म्यूकरमाइकोसिस। म्यूकरमाइकोसिस एक फंगस है, और ये उन लोगों में होता है जिनमें ज्यादा हम थोड़ा सा स्टीरॉइड ज्यादा देते हैं। ये एक दवाई और है जिसको हम टोसिजुलिमैब कहते हैं, उसको देते हैं, जिससे आपकी बॉडी की इम्यूनिटी एकदम कम हो जाती है। उन लोगों में भी ये ज्यादा देखा जाता है जिनकी इम्यूनिटी वैसे कम रहती है, जैसे डायबिटिक्स हैं। तो डायबिटीज वाले लोग जिनमें स्टीरॉइड्स दिया जाता है या टोसिजुलिमैब दी जाती है, उनमें इम्यूनिटी कम होने के कारण ये जो फंगस है, जिसको हम एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कहते हैं या सेकेंडरी इन्फेक्शन कहते हैं, वो कुछ लोगों में आ जाता है। फेफड़ों में आ सकता है या साइनसेस में आ सकता है, और साइनसेस में जब वो आता है तो आंख तक फैल जाता है, जिससे जो आंख की जो ऑर्बिट है उसमें इन्फेक्शन के कारण कभी कभी आईज में जो है लॉस ऑफ विजन भी हो सकता है। इसलिए 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। एक तो ये चीज जरूरी है कि जब हम कोविड को ट्रीट कर रहे हैं तो हम दवाई जो है एक्सेसिव डोज में ना दें, बहुत हाई डोज स्टीरॉइड्स ना दें, और अगर दवाई देनी है तो वो तभी दें जब उसकी जरूरत है। आजकल कई दफा पैनिक में लोग बहुत हाई डोज स्टीरॉइड दे देते हैं, जिसके कारण बाद में जाके उसका नुकसान होता है। दूसरी चीज ये कि अगर कोई डायबिटिक है तो अपना शुगर पूरी तरह से अच्छी तरह से कंट्रोल करके रखें, क्योंकि शुगर अगर आपकी कंट्रोल नहीं रहेगी तो इस इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और तीसरा, अगर आपको कोई भी ऐसे लक्षण हो तो एकदम अपने डॉक्टर से संपर्क करें। एंटी फंगल ट्रीटमेंट शुरू करने की जरूरत पड़ जाती है, कई दफा कुछ सर्जरी की जरूरत भी पड़ सकती है। जी डॉक्टर साहब, आपने क्योंकि स्टेरॉइड्स का जिक्र किया, आपका ही कुछ दिनों पहले एक अखबार में मैं लेख पढ़ रहा था, उसमें आपने लोगों को आगाह किया था कि खामखा में स्टेरॉइड्स लेना आपके लिए बहुत हानिकारक है। खास तौर पर अगर शुरुआती वक्त में कोई आदमी स्टेरॉइड ले लेता है तो आपका इन्फेक्शन और बढ़ भी सकता है। ये सवाल मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं स्टेरॉइड्स की। उनको ये लगता है कि हम स्टेरॉइड भी आसानी से पैरासिटामोल की तरह यूज कर सकते हैं। ऐसे लोगों को क्या सलाह देंगे? मैं लोगों को ये बताना चाहूंगा कि हमें कोविड बीमारी के बारे में समझना बहुत जरूरी है। ये एक बीमारी है जो हम कहते हैं बाईफेजिक है। इसके 2 फेजेस होते हैं। पहला फेज जो है, जब आपको बुखार हुआ, जुकाम हुआ, नजला हुआ, खांसी हुई, उसमें आपके गले में, नाक में या फिर फेफड़े में वायरस जो है वो रेप्लिकेट कर रहा होता है, वायरस मल्टीप्लाई कर रहा होता है, और बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो उससे लड़ रही है। अगर इस टाइम में हम स्टीरॉइड्स दे दें तो हम अपनी ही बॉडी की इम्यूनिटी कम कर रहे हैं। तो इसलिए हम वायरल रेप्लिकेशन को और बढ़ा रहे हैं और वायरस को एक्चुअली एक मौका दे रहे हैं कि वो और ज्यादा फैले। तो इसलिए अर्ली स्टेज में स्टीरॉइड देने से नुकसान हो सकता है। और ये रिकवरी ट्रायल जो यूके में हुई थी, बहुत बड़ी ट्रायल हुई थी, उन्होंने भी यही दिखाया था कि अर्ली स्टेज में स्टीरॉइड देने से नुकसान ज्यादा है, फायदा कम है, बाद में देने से ही फायदा होता है। अब जो फेज 2 आता है इस बीमारी का, उसमें वायरल रेप्लिकेशन कम हो जाती है, वायरस की मल्टीप्लिकेशन कम होने लगती है, लेकिन बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो एक डिसरेगुलेशन मोड में चले जाता है। लेकिन वो, ये कहने का ये मतलब कि वो ज्यादा काम करने लगता है, हाइपर एक्टिव हो जाता है, और उसके कारण एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड हो जाता है, जिसके कारण लोगों को एकदम बुखार होने लगता है, सांस की तकलीफ ज्यादा हो जाती है,
ऑक्सीजन कम होने लगती है, तब इस स्टेज में, सेकेंड फेज में स्टीरॉइड्स का रोल है और स्टीरॉइड्स कैन बी लाइफ सेविंग। लेकिन अगर हम वो पहले दे दें तो हम नुकसान कर रहे हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि कोविड में हमें बीमारी का टाइम पूरा समझना चाहिए कि बीमारी कैसे प्रोग्रेस कर रही है और ट्रीटमेंट तभी देना चाहिए। गिविंग ट्रीटमेंट एट द राइट टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम सारी दवाइयां शुरू में दे दें कि हम चलो रेमडेसिविर भी दे देते हैं, स्टेरॉइड भी दे देते हैं, टोसिलिजुमैब भी दे देते हैं, तो उससे ज्यादा नुकसान। जरूरी है कि हम ये समझे कि शुरू में स्टेरॉइड लेने से नुकसान हो सकता है, बाद में स्टेरॉइड लेने से बहुत फायदा हो सकता है। डॉक्टर साहब, मेरे बहुत आखिरी में दो बहुत छोटे छोटे सवाल हैं। एक तो ये कि हमने कई ऐसे मामले देखे कि आदमी ठीक हो गया, नेगेटिव रिपोर्ट आ गई और फिर अचानक किसी वजह से उसकी मौत हो गई, कोई हार्ट फेलियर हो गया, स्ट्रोक आ गया, ऐसे कुछ मामले सामने आए हैं। तो क्या कोरोना से रिकवर होने के बाद भी खतरा बना रहता है? कोरोना से रिकवर होने के बाद दो तीन चीजें हैं। एक तो हम कहते हैं पोस्ट कोविड सीक्वेल या लॉन्ग कोविड। कई लोगों को कुछ हद तक कुछ ऐसे कोविड के कारण जो हम कहते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी मैनिफेस्टेशन रहते हैं, जिससे कई ऐसी चीजें हो सकती हैं। उनमें से एक क्लॉटिंग भी है। तो अगर ऐसे कोई व्यक्ति हो जो जिसके क्लॉटिंग के चांसेस ज्यादा हो, या वो बेड रिडन हो, या बहुत एग्रेसिव एक्सरसाइज करना शुरू कर दें, तो कोविड के कारण जो क्लॉट बनने के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। और ये क्लॉट हो सकता है कि फेफड़े में चले जाए तो एकदम ऑक्सीजन कम हो सकती है, हार्ट में चले जाए तो एकदम हार्ट अटैक हो सकता है। तो ये जरूरी है कि कोविड से ठीक होने के बाद भी हम अपना पूरा ध्यान रखें, ओवर एग्जर्शन ना करें, रेस्ट करें, डाइट अपनी अच्छी रखें, फ्लूइड्स ज्यादा लें और फ्रेश फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां पूरी तरह से लें। ऐसे उस बीमारी को लाइटली ना लें। जी डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल, आपने लोगों को आगाह किया था कि खामखा सीटी स्कैन भी ना कराएं। आपने कहा उससे बहुत एक्सपोजर होता है रेडिएशन का और 300 एक्सरे के बराबर है। इसके बाद कुछ जो इमेजिंग सेंटर्स थे, उनकी एजेंसीज थी, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है और लोगों में डर पैदा होगा इससे। क्या हकीकत है? सीटी स्कैन की नौबत किसको आनी चाहिए, किसको कराना चाहिए, किसको नहीं? पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सीटी स्कैन एक बहुत यूजफुल टेस्ट है। ये तो समझना जरूरी है। पिछले 20 साल में सीटी स्कैन के कारण लाखों लोगों की जान बची है, क्योंकि उससे एकदम डायग्नोसिस हो जाता है जो पहले नहीं हो पा रहा था। लेकिन उसका, जैसे हम स्टीरॉइड्स की बात कर रहे थे, वैसे ही सीटी स्कैन के नुकसान भी हैं। और यूनाइटेड नेशन का डेटा भी है और FDA का डेटा भी है जो यही कहता है कि अगर आप सीटी स्कैन बहुत ज्यादा कराएंगे, स्पेशली यंगर एज ग्रुप में, तो उससे रेडिएशन एक्सपोजर होता है। और वो डेटा जो मैंने कहा कि 200 से 300 सीटी के करीब है, उसको मिलीसीवर्ट्स में मेजर करते हैं, 7 मिलीसीवर्ट्स के करीब है। और क्यूमुलेटिव इफेक्ट है। मान लो आप 5 सीटी कराएं तो 5 दफा आपको उतना ही एक्सपोजर हुआ जो आगे जाके कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है। इसलिए उसकी अगर जरूरत नहीं है तो नहीं कराना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि अगर हम शुरू वाले स्टेज में सीटी करा लें, उसका कोई फायदा नहीं है। 85% लोग जो हैं बिना कुछ सीटी के, बिना ब्लड टेस्ट के, सिर्फ अपनी दवाई लेके ठीक हो जाएंगे। बुखार की दवाई लो, जुकाम नजले की दवाई लो, घर पे रहो, अपनी डाइट ठीक रखो, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 15% लोग ऐसे हैं जो ज्यादा मॉडरेट टू सीवियर इलनेस में आते हैं, उनके लिए सीटी स्कैन की जरूरत पड़ सकती है, उनके लिए रेमडेसिविर की जरूरत पड़ सकती है, उनके लिए स्टेरॉइड्स की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए ये हम सोचें कि सब लोगों को सीटी करा लें शुरू में, फर्स्ट डे में, तो उससे कई दफा फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी आ जाती है। कई लोग ये सोचते हैं कि मेरा पहले दिन सीटी नॉर्मल था इसलिए अब मुझे कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जो लंग में चेंजेस हैं वो तो 6-7वें दिन आएंगे। तो इसलिए पहले सीटी कराने से आपको कुछ नहीं पता चलेगा, आप अपने आप को खामखा रेडिएशन से एक्सपोज करा रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपसे बात करके बहुत सारी जानकारियां मिली हैं, लोगों को इस बीमारी को समझने में बहुत मदद मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। हम बात कर रहे थे एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया से। इंडिया टीवी कॉन्क्लेव में शाम 4 बजे हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान। तो लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।